हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है कहानी। यूनिट 7 में लगे कहानी हम लोग 14 पढ़ चुके हैं। आज 15वां कहानी पढ़ेंगे। टोटल 21 कहानी है। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। कहानी है चिप की दावत। क्या कौन कहानी पढ़ेंगे? तो चिप की दावत, जो 1956 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1956 में। और ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। एक चिप की दावत और अमृतसर आ गया, दो कहानी यूजीसी नेट का सिलेबस में लगा है। चलिए कुछ हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ और निधन 2003 में। इतना याद रखना है। 215 में जन्म हुआ और 2003 में इसका निधन हुआ। अब इसको हम लोग सारा डिटेल नहीं करेंगे, इसका जन्म स्थान देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है अभी जेट का, तो ज़्यादा टाइम ना देकर थोड़ा जल्दी करेंगे। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए। आप आधुनिक हिंदी के साहित्य प्रमुख स्तंभों में से 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की। ठीक है। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। छोड़िए, भी सब जरूरी नहीं है। उन्हें पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार मिला? तो तमस उपन्यास जो 1973 में लिखा गया है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार, 1980 में एफ्रो एलिसियन राइट्स एसोसिएशन का लोटस मिलता है। अब इसका प्रमुख रचनाएं देखिए। झरोके, तमस उपन्यास है, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा नीलोफर, कहानी संग्रह में भाग्य रेखा पहला पाठ, मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचार। और प्रमुख कहानियां अमृतसर आ गया, चिप की दावत, यह ब्राह्मणी आदि। नाटक है हानुस 1977, माधवी 1984, कबीर खड़ा बाजार में 1985, मुआवजे। आत्मकथा बलराज माय ब्रदर, बाल कथा गुलिल का खेल। अमृतसर कब लिखा गया है? तो 1956 में, क्योंकि मेरा सिलेबस में लगा हुआ है, जानना चाहिए। और चिप की दावत कब लिखा गया है? 1973 में। 1973 में। ठीक है। चलिए हम लोग मूल कहानी की ओर चलते हैं। चिप की दावत कब लिखा है? तो 1956 में लिखा गया है। और किसका लिखा है? तो भीष्म साहनी का। प्रकाशन 1956। प्रकाशन और पत्रिका, पहला पाठ कहानी संग्रह में ये संकलित है। पात्र देख लेते हैं। तो पात्र है सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, और चीफ सामनाथ का बॉस। ठीक है। इसका विषय है कि व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंतक को उजागर करना कहानी का उद्देश्य है। एक इसकी माँ रहती है जो बूढ़ी रहती है, और इनके बॉस आते हैं, उसका प्रमोशन होने वाला रहता है। वो बॉस आते हैं और उसको अच्छा से उस सत्य का सेवा करना चाहता है। वही कहता है, इस कहानी का मूल तथ्य है कि जब बॉस आएगा तो उसकी माँ कहाँ रहेगी। माँ उसकी खराटे लेती है, सोती है। तब मैंने पहले के आदमी हैं, वो खराटे लेती हैं, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता, हिंदी बोलने नहीं आता, और बॉस इंग्लिश बोलेंगे, ये समझ नहीं पाएगी। वही सब सोच के ये माँ को कभी सोचते हैं कि किसी के यहाँ रख दिया जाए। और चलिए देखते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी कहते हैं, कहानी आज मिस्टर सामनाथ के घर चिप की दावत थी। सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने
उलझे हुए बालों को जुड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर का मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों को फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। मैंने सब इधर से उधर सामान को अपने रखने में, तैयार व्यार होने में सब लगे हुए थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सस्ता एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? आने सारा जो फालतू उल्तू सामान था, उसको देखते होंगे कि जब कोई घर में मेहमान आने वाला रहता है तो साफ सुथरा किया जाता है घर को, फालतू सामान को साइड कर दिया जाता है और सजा उजा दिया जाता है। वही ये सब दोनों वाइफ हस्बैंड कर रही है। कोई अलमारी के नीचे तो कोई बेड के नीचे आलतू फालतू सामान सब घुसा दे रही है। और इसी बीच उसका सामनाथ का को माँ का याद आ जाता है कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर ना उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? जब बॉस उसका इंग्लिश में बोलेगा तो माँ का क्या होगा, तो दोनों को अब टेंशन है। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने लगी। बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। यानी उसकी पत्नी बोलती है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब, यूजीसी नेट में इस तरह का पूछ दिया जाता है कि कौन बोला था, कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। उनकी पत्नी का कथन है। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। अब उसकी पत्नी बोलती है कि अगर सो गई वो और वो खराटा लेने लगी तब क्या होगा? तो सामने तो ही बरामदा है, सब तो वहीं खाना खाएंगे। तो उन्हें कह देंगे कि अंदर का दरवाजा बंद कर ले। सामनाथ बोल रहे हैं, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11-12 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। आनी वो कहीं जा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी है जो उसको रोक लेती है। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। वह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। यानी वो भी देख रही थी कि उसको पता था कि बॉस आने वाले हैं, सारा काम जल्दी जल्दी किया जा रहा है। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, जैसे भी हो अपने कल से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, अपने काम से जल्दी निपट लेना। तो अच्छा बेटा बोलती है। और माँ हम एक मिनट और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे
उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित से आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं बीमार बीमार से उठी हूँ तब से सांस नहीं ले सकती, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चिप अचानक उधर या निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुस्सेल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुलझुलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती और ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, या खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते पाँव नहीं घुमाना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? अब सामनाथ अपने माँ से पूछती है कि कपड़ा कौन सा पहनोगी? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे कि घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खुटियां कमरों में कहीं कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दों लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस ओर सजाई हो। सोमनाथ की चिंता थी कि अगर चिप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित होना ना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपने कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपने स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चिप को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े बाल पल्ले के ओठ में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चुड़ियां उड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चलो ठीक है, चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो ना, नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बुन कर ही आया हूँ, निरा लडोरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया उससे 2 गुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख भर पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ की खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामना जाते हुए एक बार फिर माँ का हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन करके नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात कर जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो तीर दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा सी चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पे टांग लटकाए हुए बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी
रोम में बह रहा था। जिस रोम में गिलास भरे जा रहे थे, कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब की व्हिस्की पसंद आई थी। मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवाह हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर का महक से और स्रोत कमरे में बैठ सभी देसी स्त्रियों की आराधना कर केंद्र बनी हुई थी। सब मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जो लेडीज आई थी उसकी पत्नी के पास बैठ गई थी, और जो बॉस आए थे दो चार गो, वो सोमनाथ के साथ बैठकर बात कर रहे थे। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सोमनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चिप और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण जो होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झुल रहा था, और मुंह में से लगातार गहरे खराटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खराटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर पर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रोध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दूं और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चिप ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की अंगुलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जगी रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चिप के मुंह की ओर देखने लगे। चिप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े 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 बोल रहे थे, नमस्ते माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खीन उठे। इतने में चिप ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामना दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। यूं ही, माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चिप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सब कुछ चाहते हुए बोली, डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ को सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की भी बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है और उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए आपसे लजाती है।
साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही आंध होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रिच से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब को बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तरा नारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इसी झुकाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू को चेहरे के। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। कौन गीत गाती है उसकी माँ? साहब के बॉस के पास तो विवाह का गीत गाती है। हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हरिया नी माए हरिया नी बहने, गीत कैसा है वो भी याद रखे। हरिया नी माए हरिया नी बहने, हरिया तो भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियां से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खींच प्रशंसता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सबनाथ खुशी में झूम रहे थे। वो बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। साबनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या है? तो साबनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटे हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही फुलकारी बना देगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। लेकिन लेकिन मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाए, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झुकते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। बेचारी बूढ़ी। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों में छल छल आंसू बहने लगा। वह दुपट्टे से बार बार उसे पूछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़ो, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की तरह, पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खा कर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी हुई फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर में के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्त बस्ता सामनाथ के घर की भी पीछे छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों में कनखने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई माँ? कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी भी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खोलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़कर और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी,
तुमने जो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, खुश हो गया पूरा सामनाथ। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आंगन में छिप गए। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों में माँ के शरीर पर से हट आई और अपने माँ के बाहों में चिपक गया था। वहां से वो हटा लिया। वो फिर शौक में चला गया। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाब पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं भगवान के नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकार किया है। मेरी आंखों अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगा। तो तेरी तरक्की होगा बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल में और फिर बेटे से उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। चलिए कहानी खत्म हो गया। आज हम लोग चिप के दावत कहानी पढ़कर कंप्लीट किए। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।